1963 में कैपिटोशिया तुर्की के डिस्ट्रिक्ट डेरेनकुयू में एक लोकल बंदा अपने घर की रेनोवेशन के दौरान एक बहुत अजीब चीज नोटिस करता है। जो मुर्गियां उसने अपने घर की बेसमेंट में रखी हुई थी वो एक एक करके गायब होना शुरू हो गई थी। वो बंदा सोचता कि शायद मुर्गियां इस दीवार में हुई दरार के अंदर से घुस रही हैं जो रेनोवेशन के दौरान आ गई थी। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि अगर इधर मुर्गियां घुसी हुई हैं तो उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही और भूख की वजह से तो उनको वापस आ जाना चाहिए। इसका जवाब ढूंढने के लिए वो बंदा हथौड़े से पूरी दीवार तोड़ देता है। दीवार के पीछे एक छुपा हुआ कमरा देखकर ये बंदा शॉक हो जाता है जिसके बारे में इसको पता भी नहीं था। कमरे के आगे अंधेरी गार से रास्ता जमीन के अंदर की तरफ जा रहा था। ये बंदा घबराता हुआ अंदर की तरफ जाना शुरू करता है। इसको पता चलता है ये तो अंडरग्राउंड पैसेजेस और गारों का भूल भुलैया है। बाहर का रास्ता गुम न हो जाए तो ये बंदा ज्यादा अंदर जाता ही नहीं है और ये बाहर निकलकर फौरन अथॉरिटीज को इस अजीब डिस्कवरी के बारे में इन्फॉर्म करता है। अथॉरिटीज भी साइंटिस्टों के साथ मौके पे आ जाती हैं और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती हैं। उसमें सबसे एक्सपीरियंस साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जो भूल भुलैया था वो तो बस शुरुआत थी इस पूरे अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स की जिसके 18 लेवल थे जो जमीन में 275 फीट गहराई तक थे। ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का था। इसके तमाम 18 लेवल्स को बहुत जबरदस्त तरीके से इंजीनियर किया गया था जिसमें हर एक लेवल का खास यूजेज था। इसमें रहने की जगहें थी, मिलने की जगहें थी, टेम्पल था, स्कूल था, जानवरों को बांधने की जगहें थी, वाइन्स बनाने और उनको स्टोर करने की जगहें थी। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में ताज़ा पानी प्रोवाइड करने के लिए एक पानी का कुआं भी था जो 180 फीट जमीन में जा रहा था। इसमें तमाम 18 लेवल्स को नेचुरल वेंटिलेशन देने के लिए हजारों एयर पैसेजेस भी थे। इसके अलावा इसमें डिफेंस सिस्टम भी थे जैसे कि ये छोटी छोटी क्रॉसिंग जानकर बनाई गई थी कि दुश्मन एक एक करके अंदर आए और इन जगहों पे इकट्ठे हों जिधर उनको मारा जा सके। और साथ ही अंदर हर लेवल पर ये 500 किलो के रोलर भी थे जिनको सिर्फ अंदर से मूव किया जा सकता था और इसकी मदद से रास्ता आराम से सील हो जाता था। साइंटिस्टों के अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 20,000 लोग अपने मवेशी और खाने के साथ आराम से रह सकते हैं। तो इस आदमी ने गलती से लॉस्ट अंडरग्राउंड सिटी ऑफ डेरेनकुयू को डिस्कवर कर लिया था। डेरेनकुयू अंडरग्राउंड सिटी की डिस्कवरी के सिर्फ 1 साल बाद इस लोकेशन से सिर्फ कुछ मील दूर एक विलेज है केमोकली। वहाँ पर एक वर्कर को अंडरग्राउंड टनल का भूल भुलैया मिलता है जब वो लोग सिटाडेल ऑफ केमोकली माउंटेन को ड्रिल कर रहे थे। जब एक्सकेवेशन होती है तो इनका शक सही साबित होता है। ये भी डेरेनकुयू की तरह एक अंडरग्राउंड सिटी कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पर भी रहने की जगहें थी, स्टोरेज प्लेसेस थी, वाइन बनाने की जगहें थी, जानवरों को बांधने की जगहें थी। यहाँ पर तो दफनाने की भी जगह मौजूद थी। इसमें 100 टनल्स थी जो आपस में एक दूसरे के साथ अंडरग्राउंड कनेक्टेड थी और इन टनल्स को बंद करने के लिए वही सेम रोलर स्टोन्स थे। वैसे केमोकली अंडरग्राउंड सिटी इतना बड़ा नहीं था जितना डेरेनकुयू अंडरग्राउंड सिटी था, बस इसका एरिया चौड़ा ज्यादा था। केमोकली अंडरग्राउंड सिटी को जब सही से एक्सप्लोर किया गया तो एक हैरानी वाली बात पता चलती है। इसके अंदर सीरीज ऑफ टनल थी जो डेरेनकुयू अंडरग्राउंड सिटी के अंदर जाकर खुलती थी जो इस लोकेशन से 5 मील दूर थी। तो ये दोनों अंडरग्राउंड सिटीज आपस में कनेक्टेड थे और इनको सेम नामालूम एंशिएंट बिल्डर्स ने बनाया था। लेकिन ये डिस्कवरीज रुकती नहीं है। 1972 में डेरेनकुयू से 35 किलोमीटर दूर एक विलेज है ओस्कोनॉक्स। वहाँ पर एक लोकल फार्मर ये नोटिस करता है कि जो पानी वो अपनी फसलों को दे रहा है वो जमीन में ही गायब हो जाता था और इसकी फसलों को पानी सही से मिलता नहीं था। तो वो अपनी जमीन पर सर्वे करता है इसकी वजह ढूंढने के लिए। इसको एक छुपा हुआ अंडरग्राउंड चेंबर मिलता है अपनी जमीन पे। फार्मर के दिमाग में ये बात तो थी कि रिसेंटली डेरेनकुयू और केमोकली में डिस्कवरीज हुई अंडरग्राउंड सिटी की। तो वो लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देता है कि वो लोग अच्छे से इस चेंबर को सर्च करें। जब अथॉरिटीज देखती हैं तो उनको एक और अंडरग्राउंड सिटी मिल जाता है जिसके 10 लेवल होते हैं और ये जमीन में 130 फीट की गहराई तक था। डेरेनकुयू और केमोकली की तरह इस सिटी में भी रहने और स्टोरेज के एरियाज थे, जानवर बांधने और वाइन बनाने के एरियाज थे, पानी के कुएं, वेंटिलेशन सिस्टम, साथ ही रोलिंग स्टोन डोर्स भी थे। ऊपर और नीचे लेवल्स पे बंदों से बात करने के लिए इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगे हुए थे। हर एंट्रेंस पे इस तरह का सुराग होता है जिधर से ये गर्म तेल डाला करते थे जब दुश्मन इन पे हमला करते थे। ओस्कोनॉक कंपैरिजन में एक छोटा अंडरग्राउंड सिटी था बाकी सिटीज के कंपैरिजन में, लेकिन इसकी डिस्कवरी पे एक सवाल आ गया था, क्या इसको भी उन्हीं सेम एंशिएंट बिल्डर्स ने बनाया था? इसके बाद 2012 में तुर्की की हाउसिंग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट लाती है कैपिटोशिया के सिटी नेफ्शहिर में, जिसमें इन्होंने सिटी की पुरानी और खस्ता बिल्डिंग को तोड़कर मॉडर्न बिल्डिंग में कन्वर्ट करना था। जब ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वर्कर्स को एक एरिया में बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स मिलती हैं। जब वो इनको मजीद एग्जामिन करते हैं तो इनको एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड सिटी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। ठीक वैसे
वैसे ही जैसे डेरेन कुयू, कैमोक्ली और ऑस्कोनॉक्स में मिला था। इसमें भी वो सब चीजें थी जो इनको बाकी सिटीज में मिली थी। जियोफिजिसिस्ट साइज्मिक टोमोग्राफी की मदद से जब इसका साइज जमीन में पता लगाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। इस सिटी का साइज 5 मिलियन स्क्वायर फीट था और इसकी डेप्थ 370 फीट जमीन में थी, जिसका मतलब ये था कि ये अंडरग्राउंड सिटी ऑफ नेफ्शहिर साइज में 30% बड़ा है डेरेन कुयू अंडरग्राउंड सिटी के मुकाबले में। अभी नेफ्शहिर अंडरग्राउंड सिटी अच्छे से एक्सप्लोर भी नहीं हुआ था कि उसी दौरान एक अमेजिंग चीज हो जाती है जो इन अंडरग्राउंड सिटी ऑफ कैपिटोशिया की अंडरस्टैंडिंग को चेंज करने वाली थी। डेरेन कुयू से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर एक हिस्टोरिक सिटी है मिडयार्ड। 2020 में वर्कर्स इधर रूटीन रिस्टोरेशन वर्क कर रहे थे। इनको एक कदीम घर में छुपी हुई केव की एंट्रेंस मिल जाती है। वर्कर्स को पता चल जाता है कि ये रास्ता एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स की तरफ निकल रहा है। जब एक्सकवेशन शुरू होती है तो इनको पता चलता है कि ये सिटी ना सिर्फ डेरेन कुयू अंडरग्राउंड सिटी से बड़ा है बल्कि नेफ्शहिर अंडरग्राउंड सिटी से भी बड़ा है। नेफ्शहिर को एस्टिमेट किया गया था कि वो 30% बड़ा है डेरेन कुयू से, लेकिन रिसर्चर्स का ये बिलीव था कि अंडरग्राउंड सिटी ऑफ मिडयार्ड 300% बड़ा है डेरेन कुयू से। ये तो सैकड़ों किलोमीटर दूर था कैपिटोशिया अंडरग्राउंड सिटीज के रीजन से। साइंटिस्ट फिर ये बिलीव करते हैं कि एक पूरी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन एक टाइम पर जिंदा थी इस पूरे रीजन में। ये जो कैपिटोशिया रीजन है तुर्की में, ये वैसे भी अपनी यूनिक रॉक फॉर्मेशन की वजह से मशहूर है। इधर जितने भी नेचुरल रॉक के शेप हैं वो वॉल्केनिक रॉक्स की वजह से ही हुए हैं लाखों साल पहले। तो इस एरिया में वॉल्केनिक रॉक्स को आराम से तराशा जा सकता था। तो जिसने भी ये अंडरग्राउंड सिटीज बनाए हैं उसने बड़े ही आसानी से शेवल्स और पिक एक्सेस से इनको बनाया होगा। अब ये तो पता है कि अंडरग्राउंड सिटीज को किस तरह बनाया गया है, लेकिन ये नहीं पता कि इनको किसने बनाया और एग्जैक्टली ये किस टाइम पीरियड पे बनाए गए थे। इसका एग्जैक्ट जवाब हमें इसलिए नहीं पता चल सकता क्योंकि इन अंडरग्राउंड सिटीज को वॉल्केनिक रॉक से तराश कर बनाया गया है। इसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये स्टोन है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं। कार्बन डेटिंग से किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की एज पता चल जाती है। इसी वजह से इस सवाल का जवाब मिल ही नहीं सकता कि ये कितने पुराने हैं। जब ये नहीं पता चल सकता कि अंडरग्राउंड सिटीज कितने पुराने हैं तो जाहिर है ये भी नहीं पता चल सकता कि इनको बनाया किन लोगों ने होगा। कुछ रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि शायद इनको स्टोन एज के दौर में बनाया गया होगा। बस साइंटिस्टों को इस अंडरग्राउंड सिटीज के बारे में एक बात पता है कि इस जगह को अलग अलग ग्रुप्स ने हजारों सालों से इस्तेमाल किया है क्योंकि कैपिटोशिया रीजन एक मिडल पॉइंट है कॉन्टिनेंट्स के दरमियान। इसको एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट लगते हैं। तो हिस्ट्री में ये एरिया बहुत ज्यादा एक्सपोज रहा है डिफरेंट एम्पायर्स के दरमियान, जैसे ग्रीक, रोमन, पर्शियन और ऑटोमन एम्पायर वगैरह। तो सेंचुरीज से कभी ये एरिया किसी एम्पायर के पास होता था तो कभी किसी के पास। तो ये बिलीव किया जाता है कि इनको टेम्परेरी हाइडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया गया है डिफरेंट एम्पायर से बचने के लिए। हर रहने वाले ग्रुप ने इस अंडरग्राउंड सिटी में कोई ना कोई काम जरूर ऐड किया है। तो इन अंडरग्राउंड सिटीज को किसने बनाया है ये मिस्ट्री फिलहाल मिस्ट्री रहेगी। वीडियो लाइक करने के बाद कमेंट्स में जरूर बताना कि पास्ट की ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन है जिसने इन अंडरग्राउंड सिटीज को बनाया होगा और वो लोग किससे छुपना चाहते थे। इसके अलावा मॉडर्न इरा में एक लड़की थी जो 3 साल की उम्र में मर गई थी। थोड़ी देर में वो वापस से जिंदा हो जाती है और कहती है कि मैं तो एंशिएंट इजिप्ट में पहले पैदा हो चुकी हूँ। ये लड़की बड़े होने के बाद इजिप्ट में ऐसी डिस्कवरीज करती है जिसके बारे में कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था और ये चीजें तो इसको एक्सटर्नल नॉलेज के बगैर पता चल ही नहीं सकती थी। इस लड़की पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर इजिप्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।